नगरीय सभ्यता के बाद ग्रामीण सभ्यता का उदय होता है। तो आर्य सभ्यता भारत के जो संस्थापक हैं वो भी आर्य ही माने जाते हैं, भले ही विदेशी थे। लेकिन आज भारत में, उत्तर भारत में जो आर्य संस्कृति है तो उसकी देन आर्य ही माने जाते हैं। बड़ा टॉपिक है, तो उसमें जो आपके काम किए हैं, जो एग्जाम में पूछी जाती हैं, उन्हीं को बताना है। क्योंकि प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत में थोड़ा सा पढ़ते समय प्रांत में चूजी होना पड़ेगा। अब इस चक्कर में कि आप सब समेटें तो फिर नहीं समझ में आएगा। तो सुनिए सारा, लिखिए वही जो आता है, पढ़िए वही जो पूछा जाता है। पहली हेडिंग, वैदिक काल, वैदिक सभ्यता का अगर हम काल विभाजन देखें, माना जाता है कि सभ्यता के 2 चरण माने जाते हैं। (1500 से 1000 ईसा पूर्व) 1000 से 600 ईसा पूर्व। इस कालखंड में जिस सभ्यता का उदय हुआ वो है वैदिक या पूर्व वैदिक। और इस सभ्यता में, इस कालखंड में उत्तर वैदिक काल, सभ्यता वैदिक ही है। बस जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे सभ्यता के में कुछ नए परिवर्तन हुए, कुछ नए लक्षण दिखाई पड़े। जहाँ जहाँ चेंजेज आएंगे वहाँ मैं बताता चलूँगा। न्यू शायरी का स्वागत है। वैदिक सभ्यता में सबसे पहले प्रश्न ये उठता है कि ये सभ्यता आई कहाँ से, ये सभ्यता का क्या आधार है। तो इस सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि हमारी जो मेन सभ्यता थी सिंधु घाटी की सभ्यता, इस सभ्यता के बाद आर्य सभ्यता का उदय होता है। और सिंधु के क्षेत्र की जो नदियाँ हैं उसी क्षेत्रों में आर्य सबसे पहले एस्टेब्लिश होते हैं, वहीं से अपनी सभ्यता का विकास होता है। तो इस आधार पर इस सभ्यता के जो निर्माता हैं वो है आर्य। आर्य का अर्थ होता है मीनिंग श्रेष्ठ या कुलीन व्यक्ति। एक अच्छे कुल का व्यक्ति, यूनिक हो, हाई क्लास सोसाइटी का। रेणु सैनी, आप आज से अब क्लास लेंगे। मैं आपकी बात सुन नहीं पाया हूँ रेणु जी। क्लास तो लगातार चली रही, कल की क्लास मैं नहीं ले पाया क्योंकि कॉलेज के ऑफिशियल वर्क के कारण हम नहीं आ पाए, लेट हो गए थे। बाकी इधर बीच में इलेक्शन था तो सबको भी इलेक्शन के लिए गांव जाना था, तो उस कारण दो दिन क्लासें नहीं हो पाई। तो आज हिस्ट्री का शेड्यूल है और कल संविधान का शेड्यूल था, तो कल संडे है तो संडे को हम कल का जो टॉपिक था वो संडे को पढ़ा देंगे। तो इस सभ्यता के निर्माता आर्य माने जाते हैं और इस सभ्यता का अब उससे पूछा जाता है आर्यों का मूल स्थान क्या है, ये कहाँ से आए।
रेणु जी, आज आपकी हमारी पहली मुलाकात है, तो स्वागत है आपका। और कोशिश करिए थोड़ा सा क्लास में कंटिन्यूटी बनी रहे, क्योंकि अलग अलग दिन क्लास का अलग अलग शेड्यूल है। मंडे ट्यूसडे ज्योग्राफी के साथ हम आपसे मिलेंगे और शुरुआत के टॉपिक चल रहे हैं। बुध और बृहस्पति को संविधान के साथ हम आपसे मिलेंगे और फ्राइडे सैटरडे हिस्ट्री के साथ। हिस्ट्री में स्वतंत्रता संग्राम में पढ़ा चुका हूँ और संविधान में राज्यों का गठन हो चुका है। मौलिक अधिकार की शुरुआत हम कल से करेंगे, तो संडे है, तो सब कुछ हो चुका है, बढ़िया चल रहा है। जितने बच्चे जो मंडे की तैयारी करते हैं, यहाँ तक कि PCS, लोअर PCS, RO, ARO, SSC, रेलवे, GS का कॉन्सेप्ट हर एग्जाम में आता है। 20-22 साल का अनुभव है, कहीं ना कहीं आपके काम आएगा। बस ईमानदारी से पेन कागज लेके चीज़ों को सुनते रहें, लिखते रहें और समझते रहें, तो अपना समय देंगे तो आपको अच्छा लगेगा। तो आरो का मूल स्थान, इसको बताने वाले मानने वाले अलग अलग लोग हैं। जैसे मैक्स मूलर के अनुसार इनका मूल स्थान है मध्य एशिया। लेकिन मध्य एशिया में बोधज कोई में एक अभिलेख मिला था जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र, नासत की इमेज मिलती। मैं अभी इसका अलग से डिटेल करूँगा। तो बताते हैं कि उम्मीद है कि मध्य एशिया के एशिया माइनर क्षेत्र में हो सकता है कि सभ्यता के साथ व्यापार होता हो, इसलिए ये सभ्यता वहाँ से आई। इस तरीके से तिलक ने आर्टिक होम टू वेदार्थ इनका क्षेत्र उत्तरी ध्रुव माना है। दयानंद सरस्वती तिब्बत क्षेत्र से आर्यों को जोड़ते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट सेक्शन है मध्य एशिया का क्षेत्र। यहाँ पर लिख दीजिएगा बोधज कोई अभिलेख। इसके प्राप्तकर्ता मैक्स मूलर, जिन्होंने इस अभिलेख को खोजा। और इसमें 4 वैदिक देवताओं का उल्लेख, उनके नाम आपको याद रखने हैं। इंद्र, वरुण, मित्र और नासक। ये पूछा जाता है आपके सभी एग्जाम में, कौन सा देवता नहीं था, कितने थे, किस अभिलेख में थे। और इसी के आधार पर यह माना जाता है कि कहीं ना कहीं ये अभिलेख वारित करता है मेरी सभ्यता का संबंध एशिया माइनर से रहा होगा। उसका क्षेत्र है मध्य एशिया में ये अभिलेख प्राप्त। तो हमारा काम है वो टॉपिक को उठाना और वो टॉपिक बताना जो आपके एग्जाम से ओरिएंटेड माने जाते हैं, जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। तो हमें हमारे अनुसार छाटने दीजिए,
इससे सिस्टमेटिक चलते भी रहेंगे, समझते भी रहेंगे, पढ़ते भी रहेंगे। बीच बीच में अपने कमेंट भी करते रहें, जुड़े भी रहें। ऐसा ना लगे कि हम पढ़ाते रहें और आप बीच चुपके से निकल जाएं। तो हाय हेलो, अच्छा लग रहा है, ये प्रॉब्लम जो भी हो, चलते रहें। आते हैं अगले पड़ाव को। इस सभ्यता का डिटेल करने के लिए इस सभ्यता को हम अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं, जैसे भौगोलिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, धार्मिक क्षेत्र। तो उसी आधार पर क्वेश्चन परोसने में आसानी होगी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले इस सभ्यता का भौगोलिक क्षेत्र। भौगोलिक क्षेत्र में ऋग्वैदिक काल में और अर्ली वैदिक काल में जो अंतर आएगा, उसी को समझाने के लिए हम पहले मैप का सहारा लेते हैं। उसी के आधार पर हम नोट बनाते हैं। तो आप इसमें इस तरीके से कर सकते हैं। ऋग्वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। हो सके तो आप मैं बनाने की कोशिश करिएगा। नहीं हो पा रहा है तो फिर जो उसके बाद हम लिखवाएं तो आप लिख लीजिएगा। ऋग्वैदिक काल के लिए आइए आपको लेकर चलते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता की तरफ। ये हमारा नॉर्थर्न हिमालय, और आप जानते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष पर ही इस सभ्यता का उदय होता है, विकास होता है। और आगे चल करके ये सभ्यता गंगा के मैदानों में आ जाती है और सिंधु के मैदानों से होते हुए ये उत्तर भारत में एंट्री करती है। तो इस आधार पर अब ये है इंडस नदी। अब ज्योग्राफी में आपको मैं पढ़ाई रहा हूँ, हिमालय हो चुका है, दक्षिण भारत चल रहा है और नदियाँ आवातन तभी आपको पढ़ाना भी है। हर विषय आपस में जुड़ा है। अभी आपके ऊपर है, आप कितनी खूबसूरती से चीज़ों को समझते हैं। ये सिंधु है और उसकी बाकी की जो ट्रिब्यूटरी हैं, जो सहायक नदियाँ हैं, आपको मैंने बताई थी। सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, सतलज नदी, ब्यास और घग्गर नदी, सरस्वती नदी। वैदिक काल में इन नदियों के वैदिक नाम रखे गए संस्कृत में। हड़प्पा सभ्यता इन नदियों के किनारे किनारे थी। आप केवल सिंधु नदी ही बना दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। तो झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज, ये नदियाँ पहले भी थी, ये नदियाँ आज भी। और हड़प्पा रावी नदी के किनारे था, मोहनजोदड़ो नदी के किनारे था, आज भी है, पहले भी था। तो जब सिंधु नदी में बाढ़ आती है तो भारत में आर्यों की एंट्री होती है। व्यापार की तलाश में, जिंदगी की तलाश में माना जाता है कि आर्य भारत में एंट्री करते हैं, हिमालय के रास्ते से या एशिया के रास्ते से भारत में आते हैं और इस पूरी सभ्यता को जीतने की करने की कोशिश करते हैं।
इस क्षेत्र में उन्होंने अपने को सेटल किया और माना जाता है ये जो क्षेत्र है जहाँ पर आज इंडस सिविलाइजेशन है, इसी सिविलाइजेशन में उन्होंने अपने को सेटल किया। ये सिंधु और उनकी साइडों का क्षेत्र है, इसी को सप्त सैंधव प्रदेश कहते हैं। 7 नदियों का मैदान, जिसमें सिंध के अलावा झेलम, चिनाव, रावी, ब्यास, सतलज और सरस्वती, यही आर्यों का आर्यावर्त है। ये ऋग्वेदिक काल की विशेषता है। तो उन्होंने इस क्षेत्र में अपने को सेटल किया। एक पंडित राव रेणु सैनी जी, लगता है आप आके चली गई है, तो उपस्थिति दर्ज कराएं। देखिए बहुत जरूरी है, 1-2 मिनट में आप किसी लेक्चर को, किसी को जज नहीं कर सकते। अगर अंदर सीखने की, जानने की प्यास है तो अपने आप हम चीज़ों को ले दें। कोशिश करिए कि बने रहें और सीखें और समझें। तो ऋग्वेदिक काल का भौगोलिक क्षेत्र था सब संधव प्रदेश। ये 7 नदियों के मैदानों में स्थित था और इस क्षेत्र में वो लोग रहते थे। इनका आवास क्षेत्र है और पहले यही क्षेत्र था, सिंधु घाटी की सभ्यता था। फिर आगे जब सामाजिक समीकरण बताएंगे तो फिर बताएंगे कि जो मेन भारतीय थे उनको आर्यों ने अपना दास बना दिया, वो अनार्य यानी शूद्र हो गए। बाकी के जो आर्य थे वो ब्राह्मण से पूरी वैश्य में बदल गए और इसलिए यहाँ से वर्ण व्यवस्था भी शुरू हो जाती। धीरे धीरे आर्यों ने अपना क्षेत्र बढ़ाना शुरू किया और आप जानते हैं कि ये गंगा नदी पहले भी थी, आज भी है। तो आगे चलकर के उत्तर वैदिक काल में जो इंडस सिविलाइजेशन थी, जो सिंधु नदी थी, यहाँ से आगे बढ़ते हुए आर्यों ने गंगा और यमुना के मैदानों में अपना आवास बनाना शुरू किया। और दक्षिण भारत में एक चीज़ों में क्लियर कर दूँ कि ये विंध्याचल पर्वत है, बी से विंध्याचल, और इसी के नीचे एक नदी है जिसका नाम है नर्मदा। ये भी आपने पढ़ा चुका हूँ, जो पढ़ा हुआ है उसका फायदा उठाओ। आर्य खेतीबाड़ी करते थे, गाय उनके लिए बहुत पूज्य थी, इसलिए उन्होंने वहीं पर रहना शुरू किया जहाँ पर खेतीबाड़ी होती है। सिंधु का उपजाऊ मैदान तो था ही, लेकिन अब बड़ा परिवार हो चुका था। आर्यों ने अपना साम्राज्य विस्तार किया। रामायण महाभारत का काल है ये। तो भरत, कुरुवंश, कुरुक्षेत्र इसी क्षेत्र में आता है। षोडश महाजनपद आ चुके थे इसी क्षेत्र में। आगे चल कर के महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी आते हैं। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष होता है और बाकी जनपद उसी में विलय होते जाते हैं। तो इस आधार पर आर्यों ने नर्मदा नदी को पार नहीं किया। तो दक्षिण भारत में जो मेन संस्कृति थी, जिसको हम द्रविड़ संस्कृति कहते हैं, वो सुरक्षित रही, क्योंकि आर्यों ने दक्षिण भारत की राजनीति में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। और सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग थे वो भी बेसिकली द्रविड़ ही माने जाते हैं। तो जो यहाँ रह गए वो दास बन गए, जो बच गए वो साउथ आ गए। ऊपर का जो एरिया है, जो सिंधु नदी से लेकर गंगा नदी के बीच है, इस पूरे क्षेत्र को आर्यावर्त कहते हैं। आर्यावर्त उत्तर वैदिक काल को में जो आर्यों का क्षेत्र था वो आर्यावर्त था। अब इसमें नोट्स क्या बनेंगे, आप बनाएंगे तो नोट्स ये बनाएंगे कि सिंधु घाटी की सभ्यता, ऋग्वेदिक काल सिंधु से सरस्वती
ये सतलज के बीच थी, और ये सभ्यता सरस्वती से, क्योंकि ये सिंधु है, गंगा के बीच थी। तो इस आधार पर दोनों में अंतर आएगा। तो इसको मैं नए पेज पर ले आता हूँ, आप इसी के जस्ट नीचे लिखिएगा ऐसे। ऋग्वैदिक, क्योंकि मुझे लिखना पड़ेगा, क्योंकि अचानक कोई नया बच्चा आ जाएगा, मुझे पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं। उत्तर वैदिक, हेडिंग है हमारी भौगोलिक क्षेत्र। तो ऋग्वैदिक में भौगोलिक क्षेत्र है सिंधु से सरस्वती, यही कहलाता है सप्त सैंधव प्रदेश। सप्त सैंधव प्रदेश। इसकी अगर हम लोकेशन देखें क्षेत्र, तो उसमें आज का पाकिस्तान, अफगानिस्तान का कुछ हिस्सा, जम्मू कश्मीर, पंजाब और कुछ हद तक हरियाणा भी आ जाए। सरोज नमस्कार। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है इसमें, तो अपना ध्यान रखें। उत्तर वैदिक काल की बात करें तो सरस्वती से गंगा, और इसको बोलते हैं आर्यावर्त। और इसकी लोकेशन में पंजाब तो रहेगा ही, यूपी रहेगा, बिहार रहेगा, आर्य सभ्यता गंगा के किनारे बिहार तक पहुंच चुकी थी। आप फिगर से वगैरह देख सकते हैं, देखिए गंगा नदी ये है। तो यहाँ पर धीरे धीरे ये उपजाऊ मैदान था, गाय पालते थे, खेती बाड़ी करते थे। जहाँ नदी होगी, जहाँ मैदान होंगे, वहाँ आर्य होंगे। और आर्यों की जो अंतिम सीमा है वो नर्मदा नदी। इस पर्वत को, विंध्याचल पर्वत, जो भारत को उत्तर दक्षिण में विभाजित करता है, विंध्याचल पर्वत आर्य संस्कृति को द्रविड़ संस्कृति में विभाजित करता है। ये भी खास बात है। देखिए, ये आर्यावर्त है, ये आर्य संस्कृति है, तो इसको विभाजित करता है विंध्याचल पर्वत। नीचे की भाषा है द्रविड़, ऊपर की भाषा है आर्य भाषा, हिंदी, देवनागरी लिपि। इसलिए भारत में भाषा और संस्कृति दोनों अलग हो जाती है। ये हो जाएगा भौगोलिक क्षेत्र। अब आगे तो सिंधु घाटी की सभ्यता में और वैदिक सभ्यता में अगर हम अंतर देखें, डिफरेंस देखें, सिंधु घाटी की सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी और वैदिक सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। दूसरा अंतर, सिंधु घाटी की सभ्यता का आय का स्रोत था व्यवसाय, जबकि लोगों का वैदिक सभ्यता का आय का स्रोत था कृषि करना और पशुपालन।
या स्टेटस का सिंबल था गाय का होना। आज जिसके पास जितनी 4 व्हीलर गाड़ियाँ हैं BMW जैसी, जितने जिसके पास मकान है उसका उतना ही स्टेटस है, वो उतना ही बड़ा आदमी है। लेकिन वैदिक काल में जिसके पास जितनी गाय है वो उतना ही समाज में उसका स्टारडम है, उतना ही उसका स्टेटस है। गाय उसमें कह सकते हैं प्रतीक की संपन्नता का सब और समाज में एक रुतबे का। गाय के नाम से युद्ध भी हो जाती है, लेकिन आज उल्टा हो गया। रामचंद्र कह गए सिया से ऐसा कलयुग आएगा, हंस चुनेगा दाना भूखा, कौआ मोती खाएगा। आज गाय रास्ते में है, रोड पे रहती हैं, हम लोग भगा लेते हैं और डॉगी को इसी हाल में हम आराम से पालते हैं। समय है एक जैसा नहीं रहता। तो ये कुछ अंतर है। एक अंतर और आपको मिलेगा, सिंध सोसाइटी की सभ्यता का समाज जो था वो मात्र प्रधान था, मदर बेस्ड सोसाइटी, मात्र पूजा होती थी। तो वैदिक सभ्यता का जो समाज था वो पितृ प्रधान था, क्योंकि आर्य जो थे पुत्र प्रेम ज़्यादा था, इसलिए परिवार का मुखिया जो था वो पिता होता था, पूरा पितृ। आज भी उत्तर भारत में पंजाब, हरियाणा, यूपी, राजस्थान चले जाओ, यहाँ पर बेटा बेटी एक समान नहीं है। आज तो कम हो गए, पहले तो और ज़्यादा थे, क्योंकि उसी बेल्ट का ये प्रभाव दिखता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर कुछ बातें और कर लेते हैं। भौगोलिक क्षेत्र की बात अगर चल रही है तो इसमें एक हेडिंग डाल दीजिए, वैदिक कालीन नदियाँ। नदियाँ तो वही हैं जो थी, सभ्यताएँ आती और चली जाती हैं, लेकिन नदियाँ जो कितनी हो रहती हैं उनमें कोई चेंजेज नहीं होती। पंची नदियाँ और पवन के झोंके कोई सरहद न इनको रोके, वो जो कितनी रहती हैं बहती रहती हैं। तो वही नदियाँ जिनके किनारे से सभ्यता विकसित थी। आर्यों ने संस्कृत भाषा का विकास किया, ब्राह्मी लिपि का विकास किया, तो उन्होंने अपने वेदों में, अपने साहित्य में इनके कुछ संस्कृत नाम दिए। पूछा जाता है तो लिख लेते हैं। जैसे नदी, उसका वैदिक नाम क्या है? हमारी कोशिश रहेगी कि जहाँ से कुछ ज़्यादा जाते हैं उन्हीं को लिखवाया जाए, उसी को पढ़ाया जाए। सतलज, बाकी आप सभ्यता को समझिए। सतलज को बोलते हैं सतुद्री। विपाशा, व्यास नदी को व्यास को विपाशा बोलते हैं। झेलम, नितस्ता, रावी, परुष्णी, चिनाव, अस्किनी, इनमें से एक दो नदियाँ आ जाती हैं एग्जाम में। बाकी अपने सेफ्टी के लिए दो चार पढ़ाना हो तो गोमती नदी, गोमती को बोलते हैं गोमल।
घग्गर नदी को बोलते हैं द्वसदती। काबुल नदी कुहा। लेकिन जो मेन है वो आपकी वही है जो सिंध की हिस्ट्री होती है, तो उनमें से एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि इनसे भी प्रश्न आते हैं। एक सेक्शन तो आपका ये होगा। अब यहाँ से हम बढ़ते हैं आगे की तरफ और अब बात करते हैं राजनीतिक क्षेत्र। राजनीतिक क्षेत्र में क्या क्या खास था, क्या क्या चेंजेज हुए, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, तो आइए बढ़ते हैं। राजनीतिक क्षेत्र में खास बात ये थी, चाहे उत्तर वैदिक काल हो चाहे ऋग्वैदिक काल हो, परिवार जो था, प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन, में ये जो राजनीतिक इकाइयाँ थी, पॉलिटिकल यूनिट्स इसको बोलते हैं, चार थे। आप इसको ऐसे समझो, प्रशासन चाहे किसी भी सभ्यता का हो, छोटे से बड़े की सीरीज हम बनाते हैं। जैसे आज की बात करें 2024 की, तो सबसे छोटा हमारा यूनिट होता है समाज में परिवार, कुछ लोगों का समूह होता है। तो हमारे शासन की सबसे छोटी इकाई है परिवार। अब परिवार से प्रशासन तो चलाएंगे नहीं, समाज की तो इकाई है, लेकिन कई परिवार मिलकर एक गांव बनता है, विलेज। तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई हो जाएगी विलेज। विलेज में प्रशासन के लिए गांव के प्रधान होते हैं, चुनाव होते हैं। कई गांव मिलकर के ब्लॉक बनते हैं, कई ब्लॉक मिलकर जिला बनते हैं, कई जिला मिलकर मंडल तहसील बनते हैं, उनसे मिलकर प्रांत बनता है, प्रांत से राष्ट्र बनता है, राष्ट्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, प्रांत में राज्यपाल और मुख्यमंत्री, जिलों में नगरों में नगर निकाय महापौर, ब्लॉक में ब्लॉक प्रमुख, टाउन में टाउन एरिया का चेयरमैन, गांव में प्रधान काम करते हैं। अलग अलग समय पर नाम बदल जाते हैं, जैसे कहीं सिख है तो सिकदार, ऐसे ही चोल काल में विजयनगर में नाडू बलनाडु नाम किए जाते थे। दिल्ली सल्तनत में एकता व्यवस्था। तो यहाँ पर भी यही प्रश्न है कि वैदिक सभ्यता की सबसे छोटी जो इकाई थी वो थी ग्राम। टोटल 4 थे, ग्राम, विश्व, जन।
क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल की एक राजनीतिक इकाई थी? नहीं, सीक्वेंस क्रम आ सकता है, तो ग्राम, विश्व, जन, राष्ट्र, ये ध्यान रखिएगा। गाँव परिवारों का समूह होता है। इसके जो प्रमुख होते हैं उनको हम ग्रामणी कहते हैं। आज भाषा में गांव का प्रधान, सरपंच। कई गांव मिलकर विश्व बनता है, जैसे आज भाषा में ब्लॉक बनते हैं, ब्लॉक। ग्राम समूह, इसके प्रमुख को विस्पति कहते हैं, इसको ब्लॉक प्रमुख कह सकते हैं। प्रशासन वही है, और समय के अनुसार चैनल बदल गया मेरे भाई, लेकिन पिक्चर वही है। कई गांव मिलते हैं भी बनता है जन विश्व। कई ब्लॉक जब मिलते हैं तो जन यानी जिला बनता है, उसको जनपति बोलते हैं। वैदिक काल में ये जन जो है ये महाजनपद में बदल जाते हैं, यानी बड़े बड़े प्रांतों में हो जाते हैं, एरिया बढ़ जाता है। राजा अब कई एरिया का क्षेत्र का स्वामी हो जाता है। जन बनते हैं महाजन, छोटे वाले या बड़े वाले बन जाते हैं। और कई जन मिलके बनता है एक राष्ट्र। तो कई जन शामिल होते हैं, कई जिले मिलते हैं, जन मिलते हैं, राष्ट्र बनता है, जिसका प्रमुख होता है राजा, राजन। ऐसे ही वैदिक काल में उन्हीं से कुल बनते हैं। जैसे भरत कुल के राजा थे सुदास, उनको हराने के लिए 10 अलग अलग जन आए। कुछ आर थे, कुछ अनार थे, कुछ दक्षिण भारत से आए, कुछ उत्तर भारत से थे। तो सबसे पावरफुल जन था वो था कुरुवंश, कुरु जन, कोई बताएंगे। और राजा सुदास की जीत होती है, कुरु की हार होती है। फिर आगे चल के भारत कुल के थे राजा सुदास, भारत जन के। भरत और कुरु आपस में मिल जाते हैं, उनके साथ वैवाहिक संबंध हो, राय संबंध बनते हैं। एक नया कुल बनता है कुरु। कुरु से कुरुक्षेत्र बनता है, यानी रामायण काल महाभारत काल में बदल जाता है। उसी दौर का भारत है, जब आर्यपुत्र भीष्म पितामह थे। तो ये उसी दौर का विश्वामित्र वशिष्ठ ऋषि जो आप पढ़ते हैं रामायण में, ये आपको वैदिक काल में मिलते हैं। तो माना जाता है त्रेता युग और द्वापर युग। त्रेता युग को हम वैदिक काल में ला सकते हैं, द्वापर युग को हम उत्तर वैदिक काल में ला सकते हैं। उत्तर वैदिक काल में जब 16 महाजनपद पढ़ेंगे तब आपको गांधार मिलेगा। गांधार की कौन थी? गांधारी। गांधारी का मतलब है शकुनी मामा की बहन। इस तरीके से आपके कौशल प्रांत मिलेगा। कई से प्रांत मिलते हैं जिनका उल्लेख महाभारत काल में है। कुरुक्षेत्र इंद्रप्रस्थ की राजधानी थी। ये उस समय क्या आ चुका। चार थी पढ़ने की पहले प्रमुख थे ग्रामीण, कोई बात नहीं गोरा जी।
क्लास होनी चाहिए, लाइव हो चाहे रिकॉर्ड फॉर्म में हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मोबाइल पर आपको वो वैसी दिखेगी, पर ये लाइव में तो आपके 2-4 इष्ट मित्र भी दिखते हैं, उनके कुछ कमेंट भी दिखते हैं। भाई जब ऑफलाइन में चली जाती है तो केवल हम और आप ही दिखते हैं, पढ़ते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं, बस पढ़ने की प्रयास हो, लेने का भाव हो, लाइन चाहे कोई भी चलेगा। प्राथमिक क्षेत्र में अगली हेडिंग हम डालेंगे राजनीतिक समितियां, कमेटी, वैदिक काल में 4 समितियां दिखाई पड़ती हैं। ऐसे बनाते हैं चार्ट बार में, सभा, समिति, गण, और विदत। सभा, समिति, गण और विदत। जी गुड इवनिंग। तो ये 4 थी, तो पहले तो कौन थी कौन नहीं थी ध्यान रखना है। अब इनके बारे में जो कुछ जानने को है। सभा इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो कमेटी थी वो समिति थी। राजा के कार्यों को नियंत्रित करना, राजा के निर्वाचन में हिस्सा लेना, राजा को सलाह देना। जैसे आज राजा हमारे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री हैं, इनकी सहायता के लिए एक कमेटी बनती है जिसको मंत्रिपरिषद कह सकते हैं। तो राजा के कार्यों को नियंत्रित करती। तो उसी तरीके से एक समिति रही होगी जो राजा की मदद करती। सभा जो थी एक पीपल असेंबली थी, ये आम सभा थी, जनसभा थी। यही चीज गण के साथ थी। बस इसमें अंतर खास बात है, इसमें श्रेष्ठ और कुलीन लोग ही भाग लेते थे। आम आदमी के लिए जगह नहीं। ये जनसभा थी लेकिन आम जनसभा नहीं। जबकि गण और विदत ये दोनों ही जनरल असेंबली थी। ये आम जनरल जनसभा समितियाँ थी। इनमें आम पब्लिक का रोल था। विदत सबसे पुरानी थी।
समिति को केंद्रीय राजनीतिक संस्था कहते हैं। ये संस्था राजा के कार्यों पर नियंत्रण करती है। यानी अभी इन समितियों का रोल था कि जैसे जैसे आप उत्तरवैदिक काल में बढ़ते जाएंगे, राजा पकड़ में नहीं आए तो बड़ा वाला बन जाता है। इसलिए माना जाता है कि उत्तरवैदिक काल तक आते आते गण और विदत तो गायब हो जाती है और सभा और समिति, जिनको अथर्ववेद में ब्रह्मा की जुड़वा बेटी कहा गया है, ये जुड़वा बेटियां पुत्रियां मानी जाती हैं, इनका भी अब इम्पोर्टेंस उतना नहीं रहा। यानी अब राजा इनकी भी पकड़ से बाहर हो गया, बिल्कुल वैसे जैसे अकबर और बेटी को सरकार से निकल के अब निरंकुश हो जाता है, तो इसलिए इनका महत्व तो कम हो जाता है डिकेज में। ठीक, तो ये तो हो गया रेफरेंस। अब इसी में आगे बढ़ जाते हैं। उत्तरवैदिक काल तक आते आते में गण और विदत समाप्त हो जाती, इनकी कहानी खत्म। केवल सभा और समिति का अस्तित्व। अभी क्या आप लिख रहे हैं, ये फैक्ट्स आपके पास है। एग्जाम में पेपर बनेगा तो उसी तरीके से क्वेश्चन बनेंगे और आप कैसे कर पाते हैं। सभा समिति अब अस्तित्व में थी, यानी वर्किंग में थी, लेकिन ये अब उतनी प्रभावहीन हो गई और उतना ज़्यादा इनमें पावर नहीं थी कि राजा को अब रोक सका जाए। उसकी वजह मैं बताता हूँ अभी। सभा और समिति जो है ब्रह्मा की या प्रजापति की जुड़वा संतानें हैं या बेटियां हैं, डाटर हैं। ये स्टेटमेंट मिलता है अथर्ववेद में। और बढ़िया आगे बड़ा है और पॉइंट भी अच्छे खाते हैं, क्योंकि हमें ऋग्वैदिक उत्तरवैदिक दोनों को लेके चलना है। जो कॉमन है वो बताना है, जो चेंज है वो भी बताना है। थोड़ा समय लगेगा। अब यहाँ पर प्रशासन में ही एक चीज़ बता दें, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि अगले वैदिक में, एक बार मैं पीछे चलता हूँ लेकर के मैप की तरफ। मैंने बताया था कि अर्ली वैदिक में शुरुआत में 1000 से 600 साल ईस्वी के आसपास आर्यों की रहन सहन वाड़ी की सभ्यता के आसपास थी। उन्होंने यहीं पर अपने को सेटल किया। धीरे धीरे महत्वाकांक्षा बढ़ती रही, तो बस सरस्वती और सगर नदी से आगे बढ़े, बढ़ते बढ़ते गंगा नदी है, ये गंगा, इस नदी को भी पार किया यहाँ पे। फिर ये पूरा गंगा का जो मैदान है इसको आर्यावर्त बोलते हैं, उसको कब्जा किया। दक्षिण वो गए नहीं,
यहीं पर यह सभ्यता फली और फूली। जब छोटा परिवार था, सुखी परिवार था, हम लोग हमारे दो, लेकिन अब परिवार बड़ा हो गया। राजा एक पेड़ की डाल की कई शाखाएं फूटी, शाखाओं से शाखाएं फूटी। सिंपल सी बात है, इतने बड़े परिवार को चलाने के लिए प्रशासन भी ज़्यादा चाहिए। तो ऐतरेय ब्राह्मण में, काम की बात सुनिए, ऐतरेय ब्राह्मण में ये मिलता है कि आर्यावर्त में राजा के कई प्रकार मिलते हैं, उसे कई क्षेत्र मिलते हैं। अब पहले एक राजा था, तो राजन बोलते थे, जिस पूरे क्षेत्र को चलाता था। अब इस पूरे आर्यावर्त में जो बिहार से लेकर के पाकिस्तान, अफगानिस्तान तक फैला है, कश्मीर से लेकर के उत्तरी महाराष्ट्र तक फैला है, इतने बड़े क्षेत्र में एक नहीं कई राजा है। तो ऐतरेय ब्राह्मण में इसी का उल्लेख मिलता है, पूर्व में, पश्चिम में, उत्तर में, दक्षिण में। तो ये नाम आ सकते हैं आपके एग्जाम में। ये मिलता है उत्तर वैदिक काल में। तो उत्तर वैदिक काल में जो जन है वो महाजनपद में कन्वर्ट हो गया। ये अगर एक जन है जो जिला जैसा है, तो ये पूरे आर्यावर्त में अब महाजनपद, ये मगध है, इसको मगध लिख देते हैं। ये बन गया महाजन, बड़ा वाला जन। पद लिख देते हैं महाजनपद, जो एक प्रांत जैसा होगा, स्टेट जैसा होगा। उसमें कुल मिला करके हम कह सकते हैं उत्तर वैदिक काल तक आते आते 16 प्रांत बन चुके थे। मगध, अवंती, कोसल, गांधार, अस्मक, मत्स्य, वत्स, अंग पढ़ाएंगे आपको। और इन्हीं क्षेत्रों में महात्मा बुद्ध का जन्म होता है। मगध धीरे धीरे पावरफुल होता है और फिर इस पूरे क्षेत्र में मौर्य साम्राज्य का विस्तार। तो ये चेंज है जो आपको दिखा रहे हैं। जन है वो महाजनपद में बदल गया। तो अब आते हैं अपने नोट्स की तरफ वापस। ठीक है, जो चीज़ें समझने वाली है अगर आपको, आप समझ के पढ़ते हैं तब तो समझ में आएगा। बाकी नॉर्मल लगेगा कि अरे इसमें तो सही होता है। जन महाजनपद में परिवर्तित हो उत्तर वैदिक काल में। ये मिलते हैं टोटल 16, जिनके प्रमाण मिलते हैं उत्तर निकाय और भगवती सूत्र से, वो आपको हम आगे पढ़ाएंगे। अब यहीं पर ग्रामीण क्षेत्र में ही डालेंगे हेडिंग, राजा के प्रकार और उसका क्षेत्र और उसका क्षेत्र विस्तार। टाइप्स ऑफ किंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन एरिया। ठीक है, तो इसको पूरा कर देता हूँ, फिर क्लास को वाइंड अप कर देंगे। बहुत ज़्यादा है, उनको भी पढ़ाने में दिक्कत है, तो थोड़ा खाएं, अच्छा खाएं, तो मतलब वर्क का हो ही जाएगा। बाकी जो बातें बची हैं, कल संडे है तो कल हम आके इसको पूरा कर देंगे। तो अभी हमसे को नहीं कराएंगे, वो आप अपना करते रहिए। तो जल्दी जल्दी आप चीज़ें पूरी हो जाए। बीच बीच में जो डिस्टर्बेंस होते हैं, क्योंकि जाहिर बात है और भी काम होते हैं, ये भी देखना है, वो भी सबको बैलेंस लेके चलना है। तो बैकअप में इसलिए संडे को रखा है, तो गड़बड़ हो जाए तो संडे हमारे पास हो। एक दिन तो चाहिए होता है हमको भी आराम करने के लिए, लेकिन आराम हराम है कि बिना पढ़ाए काम भी नहीं चलेगा। तो राजा के प्रकार और क्षेत्र में इसका जो स्रोत है, आधार है, वो है ऐतरेय ब्राह्मण। ऐतरेय ब्राह्मण
इतने ब्राह्मण में कहा गया है चाहे तो चार्ट बना लीजिए, आपके लिए अच्छा होगा, और हम मैप से अभी आपको समझा दें ऐसे। तीन कॉलम बना दीजिए। यहाँ पे लिखेंगे दिशा, डायरेक्शन, यहाँ पर राज्य क्षेत्र, स्टेट एरिया, और यहाँ पर लिखेंगे राजा, किंग। ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ये तो अंडरस्टूड है, या तो आप खुद ही कर लेंगे। हमने शॉर्ट में लिखा है पूरा पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं। वीडियो बनाने में अगर दिक्कत है तो आप इस तरीके से बड़ा सा चार्ट बनाइए, और इसी के नीचे यहाँ पर ऐसे लिख दीजिए। ये पूरा है आर्यावर्त। ये हम अपनी स्टाइल से पढ़ाएंगे, जैसे हम पढ़ाते आए। सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। देखिए, ये है भारत का प्रायद्वीपीय क्षेत्र, ये है उत्तर भारत का आर्यावर्त क्षेत्र। तो हमें पूरे भारत में वैसे भी नहीं जाना है, उतना काम चला लेना जितने से चल जाए, एक आउटलाइन मिल जाए। और आर्यावर्त क्षेत्र में इस तरीके से मैं डायरेक्शन बना देता हूँ। ये है आर्यावर्त। आर्यवर्त क्षेत्र। नीचे है द्रविड़ क्षेत्र, जहाँ आर्यों ने प्रवेश नहीं किया। अब इस पूरे आर्यावर्त में ईस्ट में, ईस्ट है, जो राजा है, जो राज क्षेत्र है, उसको साम्राज्य कहते हैं। राजा को सम्राट कहते हैं। सम्राट चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य, शब्द सुनेंगे आपने। वेस्ट में यानी ये वाला हिस्सा, यहाँ पर जो आर्य जन विकसित होंगे उनको स्वराट कहते हैं, और राजा को स्वराज्य कहते हैं। स्वराज्य। राजा को बोलते हैं स्वराट। उत्तर में राज्य को बैराज्य बोलते हैं, और राजा को विराट बोलते हैं। यहीं से बनेगा विराट कोहली, उत्तर में दिल्ली के हैं। साउथ में भोज्य, और राजा को बोलते हैं भोज। कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगोत्री तेली, मध्य प्रदेश में। कुल मिलाकर के संधि ये है कि सम्राट, स्वराट, विराट, भोज। सम्राट,
स्वराट, विराट और भोज। और एक डायरेक्शन अभी रह गई, भी ध्यान नहीं दिए, वो है सेंटर पर मिडिल में। राजा इतना सब होने के बावजूद भी जो मध्य क्षेत्र है, जहाँ मैं लिख देता हूँ मध्य, वहाँ होता है राज्य, जिसका होता है राजा, जिसको राजन कहते हैं। तो यहाँ पर मध्य क्षेत्र ये है। तो मध्य में राजा, जो यहाँ परिवार में उसका अपना जो सूर्य होता है, सब बाकी उसके आसपास भोज। तो इस तरीके से वैदिक काल में भोज, सम्राट, विराट, स्वराट मिलकर के राजा की हेल्प होती। कहने को युवराज भी हो सकते हैं। चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं। अब इसमें से आप सब भी, आप एग्जाम में 4 आते हैं, ABCD, ये हमने बना भी दिए, और पूछा जाएगा सुमेलित करो, कूट मिलाओ। ये सब हुआ था उत्तर ब्राह्मण, उत्तर वैदिक काल। तो ये सारी बातें थी आपकी राजनीतिक क्षेत्र की। बाकी अभी चैप्टर जो अंडर प्रोसेस में चल रहा है, ये और भी कई पॉइंट हैं जो आज नहीं हो पाए, चूँकि नया शुरू करेंगे तो फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। तो दासराज युग तो हम कल बता देंगे। उसी के आगे सामाजिक धार्मिक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पॉइंट नहीं है, लेकिन 2-2, 4-4 है। जैसे ऋग्वेद के 10 मंडल हैं, उनसे क्वेश्चन आते हैं। किस मंडल में कौन से ऋषि हैं, इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। वेदांग पूछे जाते हैं। मतलब जहाँ जहाँ क्वेश्चन आता है, मतलब फाइल नहीं पढ़ना है। वेदांग 6 हैं, आपको आने चाहिए। उसी उत्तर वैदिक काल में ही जो 6 दर्शन हैं, सांख्य, योग, मीमांसा, वैशेषिक, इनके संस्थापक आचार्य पूछे जाते हैं। 4 वेद के जो पुरोहित हैं, उद्गाता, होता, अध्वर्यु, ये पूछे जाते हैं। इतना आना चाहिए। बाकी वेद कितने हैं, उपनिषद कितने हैं, कितने ब्राह्मण हैं, ये सब आपके लिए मैं छोड़ देता हूँ। कम से कम जो बेसिक है इतना भी हो जाए हमारी तरफ से तो भी अच्छी बात। तो कल वैदिक काल पार्ट 2 लेके आएंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद।